नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम कृषि जगत में मैं मृदुला रॉय आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर MQ खान, देरा नातुंग कॉलेज, ईटानगर से। सर हमें जानकारी देंगे कि तनाव किस लिए होते हैं और इसका कारण क्या होते हैं और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार और सर धन्यवाद। आपको हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो सर मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, तनाव के कारणों को किस तरह पहचान पाएंगे? तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं और वो परिवेश से प्रभावित होता है। अब जैसे ये कृषि जगत का कार्यक्रम है, हम अगर गांव के किसान भाइयों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ उनके लिए तनाव का कारण अलग होता है। अगर अर्बन एरिया के लोग हैं उनके लिए तनाव का कारण अलग होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए अलग है, पेरेंट्स जो रूरल पेरेंट्स हैं, अर्बन पेरेंट्स हैं, उन दोनों के बीच भी कारण अलग अलग होता है तनाव का। विशेषकर मैं गांव से ही आरंभ करूंगा, ये कृषि जगत का कार्यक्रम है। तो गांव में जो होता है तनाव का कारण, तो वहाँ पे असुविधा होती है, उसके कारण तनाव होता है। रिसोर्सेज का क्रंच होता है, उसके कारण फैसिलिटीज़ की कमियों के कारण तनाव होता है। और अधिकांश लोग अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आकांक्षाएं, एम्बिशन तो होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। सब चाहे गरीब से गरीब भी माता पिता हो, वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, लेकिन अभाव रहता है, उसके कारण उनमें तनाव आता है। फिर प्रतिस्पर्धा की फीलिंग जो होती है कि जैसे हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, गांव से निकलकर, या बड़े पोस्ट पे चले जाएं, या बड़े आदमी बन जाएं, धनी बन जाएं, तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और गांव के लोग सरल स्वभाव के होते हैं, वो छल कपट नहीं समझते, नहीं जानते। और जैसे आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की दयनीय रहती है गांव में, एक दो फैमिली को छोड़ दिया जाए किसी भी गांव में, तो उनको मतलब बच्चों का लालन पोषण करना और बच्चों की बेसिक एम्यूनिटीज़ को एड्रेस करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इससे वो प्रेशर में आते हैं और तनाव का वो कारण बन जाता है। समझ लीजिए तो 90-95% रूरल पॉपुलेशन जो है उसमें हमारे खेतिहर मजदूर हुए या किसान हुए, उनके पास साधनों की बहुत कमी रहती है, अभाव रहता है। उसको लेकर वो चिंतित रहते हैं, बैंक से लोन के लिए दौड़ते हैं, फिर खेत में बीज लगाने के लिए लोन चाहिए, ऋण चाहिए, उसके लिए दौड़ते हैं। और सिस्टम ऐसा है कि संवेदनहीन कहा जाएगा कि वो उनकी परेशानियों को सही ढंग से समझकर नहीं उनकी मदद हो पाती है जितनी होनी चाहिए। और बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत सारे उनके मन में आशंकाएं आती हैं और वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। सर अगर हम जानना चाहेंगे कि ये व्यक्ति तनाव में है या नहीं, उसका कुछ लक्षण होते हैं सर? लक्षण इनिशियल स्टेज में तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो बहुत दिनों तक तनावग्रस्त रहा तो तनाव से उनके फेस पे, कहा जाता है फेस इज़ द मिरर ऑफ पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिहेवियर, तो वो झलकता है। जैसे चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाएगा, और ये व्यक्ति तो व्यक्ति वेरी करेगा। किसी किसी को आइसोलेशन में रहने की आदत हो जाएगी तनाव के कारण, और चीखना चिल्लाना भी आ जाता है, शाउटिंग करेंगे। कोई अच्छी बात भी अगर बोला जाए और वो तनाव में हो तो वो अच्छी बात भी उनको बुरी लगेगी। और धीरे धीरे अधिक तनाव में रखने से उदासीन ज़िंदगी सी बन जाती है, जैसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं हो, इस तरह का। और जब एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है तो इट मे कॉज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में अगर सही काउंसलिंग नहीं हुई, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाया गया,
तो कभी कभी ये आत्मघाती हो जाता है। लोग इवन एक्सट्रीम स्टेप भी लेते हैं और तनाव में इतना तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग कंपटीशन की भावना, स्पर्धा की भावना, मेरे पड़ोसी का बेटा अगर डॉक्टर बना तो मेरा भी बेटा डॉक्टर बने, ये सब, मेरे भाई का बेटा अगर इंजीनियर बना तो मेरा भी बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। तो जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो भी बच्चों पर भी तनाव का बोझ डालते हैं और उनको बार बार कहेंगे कि तुमको 99% लाना है 10 में, तो 95% लाना है 12 में। जबकि मार्क्स से कुछ नहीं होता, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहिए पहले, और बच्चों में अच्छी तरबियत देनी चाहिए, उनकी परवरिश सही ढंग से होनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि झूठ बोलना गलत है, गाली देना गलत है, किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है। दिल लगाकर पढ़े, और सभी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS नहीं होंगे। हमारे समाज में, हमारे देश में हर तरह के लोगों की आवश्यकता है। कोई फोटोग्राफर होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एवरीबडी कैन नॉट बिकम डॉक्टर और इंजीनियर। कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, कोई पुलिसमैन बनेगा, कोई पियन भी बनेगा। बात इसकी है कि अच्छे से कर्तव्य का निर्वाह करे, चाहे जो भी पद पे जाए, जो भी करे अच्छे से करे, ईमानदारी से करे, और उसमें गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़े पद पे ही है लेकिन वो अपनी ड्यूटी, अपनी कर्तव्य निष्ठता अच्छे से नहीं निभा रहा है, तो वो उस पियन से भी गया गुजरा है जो पियन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। तो एक संतोष बहुत बड़ी चीज़ है। कहा जाता है कि देयर इज़ इनफ रिसोर्स एंड फॉर नीड बट नेवर फॉर ग्रीड। मतलब लालच बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। और पेरेंट्स को भी खुद भी तनाव नहीं लेना चाहिए। चलो हमारा बच्चा ठीक है 90% नहीं लाएगा, उसकी क्षमता हो सकती है वो 50% लाए, 40% लाए, फिर भी उनको खुश होना चाहिए और अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि तुमने मेहनत किया और जितना तुमको आया मैं उससे संतुष्ट हूँ, और मेहनत करो बेटा और अच्छा करोगे। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि उसका बेटा 90% लाया तो तुम क्यों नहीं लाए। इस तरह से तनाव बहुत बढ़ता है, पेरेंट्स में भी बढ़ता है, बच्चों में भी बढ़ता है। सर, आपने कहा कि बच्चों को 90% लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जितनी भी मैंने देखा कि जॉब वगैरह में उन्हें ही पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जो बच्चे 90% नहीं ले पाए, 50-60 के अंदर हैं, तो सर नेचुरली सर उनको तो तनाव होगा ही, अपने माता पिता की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी और दोस्तों की तरफ से भी। वो बच्चे क्या करेंगे सर? आपसे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 90% लाते हैं उन्हीं को जॉब मिलता है। आजकल तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन हो गया है और किसी भी जॉब के लिए अलग से कंपटीशन कॉम्पीट करना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है, आपका कहना भी पार्शली सही है कि कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं उसमें बाध्यता होती है कि 50% से कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं 60% से कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं पर्सनली इससे सहमत नहीं हूँ। बच्चे की प्रतिभा देखनी चाहिए और वो मार्क्स इवैल्यूएशन क्लास 10 हो, 12 हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, देयर इज़ नो एनी फुल प्रूफ मैकेनिज्म टू मेक करेक्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अभी क्या होता है, बच्चे को तोते की तरह रट्टा मारने पर मजबूर किया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा 90% मार्क्स ले आया वो दूसरे बच्चे जो 60% 70% लाए उनसे अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया उसका उसने उत्तर दिया और उसका इवैल्यूएशन हुआ। तो वो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस है तो मात्र वो आंसर स्क्रिप्ट देख कर इवैल्यूएशन होता है। टीचर जो एग्ज़ामिनर हैं, इवैल्यूएशन जो करते हैं, चाहे 10, 12 या BA, BSc, BCom किसी भी लेवल पर हो, या BTech हो या MBBS का हो या एंट्रांस टेस्ट ही कह लीजिए, तो वो तो जो बच्चे को क्वेश्चंस पूछा गया उसका मूल्यांकन होता है, उसके उत्तर जो दिए। बच्चे के व्यक्तित्व का या बच्चे के ज्ञान का वो असेसमेंट नहीं होता। पूरी हो सकता है कोई बच्चा बहुत नॉलेज रखता हो लेकिन उसको मार्क्स कम आ जाए, और यह तो ये असेसमेंट सिस्टम जो है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम, दैट डज नॉट गारंटी एट ऑल दैट ए स्टूडेंट गेटिंग हायर मार्क्स इज
रियली मोर नॉलेजेबल दैन दोज हु गेट लेसर मार्क्स। तो इसको मैं नहीं मानता और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी यही कारण है कि चाहे वो NDA हो या CDS हो या बैंकिंग सर्विसेज हो, रेलवे रिक्रूटमेंट हो या कॉरपोरेट सेक्टर में, नौकरियां मार्क्स देखकर मात्र नहीं दी जा रही हैं, बल्कि वो लोग अपना फिर रिक्रूटमेंट करने के पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे UPSC सिविल सर्विसेज कराती है कंडक्ट, फिर यहाँ स्टेट में देखिए तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, और भी APSS भी है, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, सेंटर में देखिए तो इसका जगह पर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, फिर कई डिपार्टमेंट्स अपना अपना एग्ज़ाम कराती है। तो वो जब एग्ज़ाम कराती है तो उसमें जो परफॉर्म अच्छा करते हैं उसको वहाँ पे वो नहीं देखा जाता कि जिसको BA में 90% है या 12 में 90% उन्हीं को जॉब मिले, नहीं, वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके परफॉर्मेंस पे बेस करके फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तब जॉब मिलती है। पर सर कोई कोई बच्चों को तो मतलब मार्क्स कम होने के वजह से उन लोगों को कॉलेज में एडमिशन तक नहीं मिलते हैं सर, तो वो फिर किस तरह से अपनी प्रतिभा दिखाएंगे सर अगर एडमिशन ही नहीं होगा उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। सोच लीजिए क्लास 12 में 50% आया है, आपके कॉलेज में एडमिशन करने के लिए गया सर, तो आप तो मार्क्स का हिसाब से ही एडमिशन लेंगे सर, मेरिट बेसिस से, तो उसमें सर जिसका मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बच्चे तो छूट जाएंगे ना सर। हाँ, ये आपका कहना सही है। अब तक तो हमारे कॉलेज में भी पिछले वर्ष तक या उससे पहले तक क्लास 12 का मार्क्स देखकर ही कट ऑफ बनता था। हाँ, जी सर, ये बात अलग है कि कैचमेंट का अलग, नन कैचमेंट का अलग, लेकिन अब NEP 2020 जो इम्प्लीमेंट हो गया है हमारे कॉलेज में भी और सभी कॉलेजेज में जो RGU से एफिलिएटेड हैं, और देश के कई प्रांतों में ये NEP 2020 आ गया। तो अब इसके अंतर्गत फिर CUET भी आ गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट। तो मात्र 12 का ही मार्क्स अब नहीं देखा जाएगा, अब CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाता है। और उसमें जो बच्चे का परफॉर्मेंस होता है उसके मार्क्स को देखकर एडमिशन में सिलेक्शन होगा। तो क्लास और 12 होता का है मार्क्स को नहीं, अब 12 का उतना महत्व नहीं तो रहेगा। बहुत अच्छी बात है सर। CUET, हाँ, अब CUET लागू हो गई है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट क्वालिफाई करने पर एडमिशन होगा। जी सर, हमारे देश में अभी भी आजकल बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार है, उनके कारण भी बहुत सारे युवा आत्महत्या कर लेते सर बेरोजगारी के कारण। सर उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा देश बहुत ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कगार पे है। हम बहुत तेज़ गति से हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है देश की बढ़ रही है, और उस पर हम अभी तक अंकुश लगाने में पूरी तरह सफल नहीं हुए। तो सबों को वाइट कलर जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब सबको जॉब दे, ये असंभव है। तो ज़रूरी ये है कि युवाओं को ये चीज़ समझना चाहिए, थ्रोट कटिंग कंपटीशन है, और मात्र वाइट कलर जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए। और इसमें बदलाव आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट करा रही है, और नए नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो रहा है। तो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके, स्किल डेवलपमेंट करके व्यवसाय की ओर जाना चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं पैसे अर्न करने के। अपनी छोटी फैक्ट्री या स्मॉल स्केल करना चाहिए, फिर उसके बाद मीडियम स्केल, फिर लार्ज स्केल, जैसा भी हो चलते जाए। मात्र वाइट कलर जॉब कैन नॉट बी द आंसर टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, उनको कुछ और करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, ये सब में भी जाना है, अपना व्यवसाय स्टार्ट करना है। उससे भी नहीं हो, अगर आप में दमखम है, लेट मी टेल यू, भारत सबसे देश में लगभग सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपोर्टर है। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर सर्विंग इन अदर कंट्रीज़, जाकर जॉब मिल रहा है। तो अगर वो दक्षता अपने में लाएं तो विदेशों में आसानी से जॉब मिल सकती है, और बहुतों को मिली भी है।
मुझे लगता है कम से कम 20-25 मिलियन इंडियंस जो हैं, विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी ऐड करूंगा कि जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, चाहे टेक्निकल ग्रेजुएट्स हों, इवन इंजीनियर्स में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और 4-5 हज़ार पे काम करने को तैयार हैं, बीटेक करके, बीई करके। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग डिग्री तो अर्जित कर लेते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं रहता है, जी, अपना स्किल नहीं डेवलप करते, एबिलिटी नहीं होती। तो ये नीड है कि क्वालिटी पर हम ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्वालिटी एजुकेशन हो और बच्चों को मात्र क्लास 10, 12 बीए, बीएससी, बीटेक और एमबीए और एलएलबी की डिग्री देकर उनको भटकने के लिए हम लोग नहीं छोड़ें, बल्कि उनके व्यक्तित्व का ऐसा विकास करें कि वो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़े। आज क्या हो रहा है, 15% से 20% ही हमारे ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी होती है, जो जॉब लेने लायक हैं। ठीक है ना। और फिर जब तनाव पर हम बात करते हैं तो ये भी है एक कारण, अनएम्प्लॉयमेंट भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है युवाओं के लिए। लेकिन मात्र तनाव लेने से नहीं होगा, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैकेनिज्म जानना चाहिए, लाफ्टर थेरेपी होनी चाहिए, योगा होनी चाहिए, मेडिटेशन करना है, उनको कंस्ट्रक्टिव ओर जाना है, ड्रग एडिक्शन से दूर रहना है, बुरी संगति से दूर रहना है, खेल कूद में भाग लेना है। अगर क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट है उसी में वो आगे बढ़ सकते हैं, उसको करियर बना सकते हैं। फुटबॉल है, बैडमिंटन है, बहुत सारा आज अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़गार ही मिले, आप अच्छे वॉलीबॉलर बनिए, बास्केटबॉलर बनिए, फुटबॉलर बनिए, आप एथलीट में नाम कमाइए, क्रिकेट में नाम कमाइए, बैडमिंटन में नाम कमाइए, बहुत सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सा एरियाज़ है जहां आप अपना प्रतिभा को दिखा सकते हैं और तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सर ऐसे बहुत देखा गया है, जो गांव से शहरों में पढ़ने आते हैं बच्चे, तो उनको जो शहर के जो बच्चे होते हैं बहुत उनको मतलब ये करते सर, रैगिंग करते सर। तो रैगिंग करने के वजह से वो तनाव होकर किसी को बता भी नहीं पाते सर, तो उससे वो किस तरह से बचेंगे सर? आपका प्रश्न सही है, ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन मैं ये बता दूं कि सभी एकेडमिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग बैन है फिर भी और यूजीसी का, हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ। फिर भी हो सकता है कि अंदर अंदर कहीं कहीं कभी कभी सुनने को मिलता है कि हो जाता है, रैगिंग कराया जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो गांव से आते हों, रूरल एरिया से, और अर्बन एरिया के बच्चे उनको दबाते हैं या उनको हेय दृष्टि से देखते हैं या इन्फीरियर समझते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हों या उनको टॉर्चर करते हों, तो गाँव से आए हुए बच्चे को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, चाहे हेड मास्टर होते हैं, उनको रिपोर्ट करना चाहिए या टीचर को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या रैगिंग के नाम पे, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी डिसिप्लिनरी एक्शन हो। और गांव से आए हुए बच्चे को अपने को इन्फीरियर नहीं समझना है। आज जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं देश के, IITNs हैं, अधिकांश ऐसे हैं जो गांव से आकर करते हैं और वही शाइन करते हैं, सक्सेसफुल करते हैं। आप क्रिकेट टीम को देखिए, छोटे छोटे गांव से आकर भी कि नेशनल टीम में लोग पहुंचते हैं, नाम रोशन करते हैं। हरियाणा के गांव से देखिए जाकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स खेलते हैं लोग। तो ये तो अपनी मानसिकता है। अगर हम खुद अपने को इन्फीरियर मान लेंगे कि मैं खुद गाँव से आया हूँ, तो दूसरे तो हम पर चढ़ेंगे ही। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आप अपने को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, अपने गुण को जानिए और बढ़ चढ़कर आप उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए अगर कोई आपको दबाना चाहता है मात्र इसलिए कि आप रूरल बैकग्राउंड से हैं। सर कुछ ही दिनों के बाद नीट और APPSC UPSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही रेलिवेंट है और मैंने कोचिंग काउंसलिंग भी बहुत सालों से कराया और रिज़ल्ट ओरिएंटेड कराया है, आप सबको पता ही है।
अभी APPSCCE मतलब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और मेंस के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, उनका मेंस का एग्ज़ाम 6 अप्रैल से होने वाला है। तो इनके लिए भी, और जो नीट देंगे, JEE की परीक्षा देंगे, या UPSC सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाएं बहुत होती हैं, बैंकिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज, रेलवे रिक्रूटमेंट सर्विसेज, जितनी भी, चाहे डिफेंस सर्विसेज है, NDA का देंगे, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस पाने के लिए हो या प्राइवेट सेक्टर की, आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। तनाव तब आता है जब आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ नहीं होते। तो आप डे 1 से ही रूटीन वे में प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए एज पर सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए 5 से 10 साल का, अगर पैटर्न नहीं चेंज हुआ है तो, और खूब अभ्यास कीजिए, मॉक एग्ज़ाम दीजिए अपने स्टडी रूम में। अगर आपका प्रिपरेशन सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आप पूरी तरह तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा देंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि परीक्षा के 1 सप्ताह पहले आप तैयारी शुरू करते हैं, 10 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, तब तो आपको तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कीजिए, ऑप्टिमिज़म रखिए, पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए, सोचिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और फल की चिंता मत कीजिए। कहा गया है गीता में, कर्म किए जा ए इंसान, फल की चिंता मत कर, फल तो देगा ही भगवान। तो आप लेबर बीज गोल्डन फ्रूट, मेहनत से पढ़िए, समय निकालिए अपने लिए भी, हॉलीडेइंग भी कीजिए, रिलैक्स भी कीजिए, पढ़ने के समय पढ़िए, खेलने के समय खेलिए, मेडिटेशन के समय मेडिटेशन कीजिए, योगा के समय योगा कीजिए। और ये देख कर के दूसरा के पास इतनी डिग्री है आपसे अधिक या मार्क्स अधिक है, अपने को तनाव में मत ले जाइए, इन्फीरियर मत समझिए, कहिए कि आई एम द बेस्ट, आई कैन बी अचीवर, ऐसा सोचकर पढ़िए तो तनाव नहीं रहेगा। सर, आप उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सोचते कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने या फिर डॉक्टर बने? वो ऐसे माता पिता को मेरा संदेश ये है कि आप खुद भी तनाव ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी तनाव दे रहे हैं। जब तनाव अधिक आप देंगे और बच्चों से अपेक्षाएं अधिक रखेंगे, सभी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। आपको बच्चों पर छोड़ दीजिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, आप मार्गदर्शन कीजिए, चाहे आप पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, लेकिन अपनी एम्बिशन को बच्चों पर मत थोपिए। बच्चों से पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, और बच्चे अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से करियर चुने, तो वो दिल लगाकर करेंगे और अच्छा कंट्रीब्यूट भी करेंगे, नेशन बिल्डिंग में भागीदार बनेंगे, और वो अच्छा समर्पित होकर काम करेंगे, खुश रहेंगे। सर, आपसे तो बातें खुशियाँ ज़्यादा ज़रूरी है, पोस्ट नहीं, खुशियाँ ही सबसे मैटर करती है। सर, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और समय हो चला है आपसे विदा लेने का भी। तो आप हमारे यहाँ आए, बहुत सारी जानकारियाँ दी सर। अभी शायद मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं वो तनाव से मुक्त होंगे, और माता पिता भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे कि तुम ये बनना है, वो बनना है। इसके लिए आपको तहे दिल से आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी ईटानगर का मुझे मौका देने के लिए, इतने अच्छे टॉपिक पे बोलने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम कृषि जगत, और हमारे साथ बने हुए थे डॉक्टर MQ खान, प्रिंसिपल देरानातुंग कॉलेज ईटानगर से, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से हम अपने जीवन से तनाव से मुक्त पा सकते हैं। नमस्कार। तो जाने से पहले श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक आदि लोकगीत। को देना दिवे को देना, को देना दिवे को देना, ये को देना दिवे को देना, को देना दिवे को देना, ये को देना दिवे को देना, को देना दिवे को देना, ये को देना को चुम कोरिए मिमे को देना, को देना दिवे को देना, ये को देना गुइन के अरुमा को देना, को देना दिवे को देना, ये को देना निवे किडिंगा को देना, को देना दिवे को देना, ये को
cô đê na nhớ vô anh này cũng mình nằm cô đê na cô đê na đi về cô đê na cô đê na đông cũng anh này cũng mình nằm cô đê na cô đê na đi về cô đê na cô đê na đi về cô đê na cô đê na đi về cô đê na cô đê na tăng cái tiền nuôi cô đê na cô đê na đi về cô đê na cô đê na ở bu mà là du cô đê na cô đê na đi về cô đê na cô đê na ta lo cái đó lúa cô đê na cô đê na đi về cô đê na cô đê na ở con là du cô đê na cô đê na đi về 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 cô đê na em love lo em love lo em love lo go vậy 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 em đâu cũng anh ấy cũng mình em go vậy em love lo go vậy em ta cái tình cô từ cái go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em ta rồi đâu về đâu được go vậy em love lo go vậy em anh ấy cũng mình em đi buông go vậy em love lo go vậy em có đi em đi buông go vậy em love lo go vậy em ayu me bom do go vậy em love lo go vậy em ari hoi nem ri be ko go vậy em love lo go vậy em có yang em ri be te go vậy em love lo go vậy em ke pe ne bom do go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em kina kita nge tau me go vậy em love lo go vậy em de bodero ro ja me go vậy em love lo go vậy em ro ja ko ke lue go vậy em love lo go vậy em ke mere ka la ju go vậy em love lo go vậy em kina kita nge tapu me go vậy em love lo go vậy em tapu con me rum dinge go vậy em love lo go vậy em hoi nge ka la ju go vậy em love lo go vậy em koli bade to ne go vậy em love lo go vậy em lom ne ne ge pe go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em koli bade me le go vậy em love lo go vậy em pio be me le go vậy em love lo go vậy em có lên ne bila ju go vậy em love lo go vậy em có ya be me le go vậy em love lo go vậy em po kho be me le go vậy em love lo go vậy em có lên ne bila ju go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em love lo go vậy em kina kita nge tau me go vậy em love lo go vậy em tau rum te ho hui to go vậy em love lo go vậy em
꼬리 유리에 뻥까이 거거이 앵얼럽러거이 꼬야 또 빼난게 거거이 꼬리 약배 빼래 거거이 의원팅에 흐리고 거거이 의감범 고개 흘렀고 거거이 흐리 약배 빼래 대고 거거이